लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार मंत्री महोदय एक बार पुनः अवलोकन कराएं, क्योंकि मैं खुद जाकर के देखी हूँ भवन जर्जर स्थिति में है। वहाँ पे एक छोटे से कमरे में स्वास्थ्य व्यवस्था का संचालन हो रहा है। जब हम 30 बेड को फंक्शनल नहीं कर पाए हैं तो ये जो 20 एडिशनल बेड बनाने का औचित्य क्या था? आज भी 1.5 वर्षों के बाद वो ताला लगा हुआ है, जंगल से वो घिर चुका है। आज सुबह महोदय कई माननीय सदस्य आए थे 0 आवर का क्वेश्चन डालने के लिए, पोर्टिको में खड़े थे। इतना बड़ा पोर्टिको जो है मलबा ऊपर से गिरा और कई माननीय सदस्य बच गए। दिखवा लेते तो उसको दिखवा लेना निश्चित तौर पर उचित है महोदय। स्वास्थ्य केंद्रों के 4 दीवारी का निर्माण कार्य राशि की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध। ब्लड बैंक के बारे में है माननीय मंत्री, एक प्रश्न है ब्लड बैंक खोलने के संबंध में है। कॉलेज खुले आपके समय में 6 ही मेडिकल कॉलेज थे, उससे इतने बड़े बिहार में। माननीय मंत्री एक मिनट सुनिए, सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार जो सरकार का जो वादा है, मैं कह रहा हूं कि स्वास्थ्य सुविधा जो है उसको माननीय मंत्री मुख्यमंत्री ने कहा है आज प्रोसीडिंग में नहीं ली जाएगी। आप बैठिए, उनका सवाल है, आप पहले बैठे, अब बैठिए ना, पहले अनुमति दिया हमने है। मुझे उत्तर प्राप्त हुआ है, लेकिन उससे पहले कि मैं अपने पूरक की तरफ आपको का ध्यान आकृष्ट कराऊं, एक बात नीतिगत कहना चाहूंगा। 1 मिनट सर, ये सदन बड़ा कीमती है और आवाम के खून और पसीने के पैसे से लाखों रुपए एक दिन में खर्च हो रहा है, और पदाधिकारियों की तरफ से अगर गलत रिपोर्ट आ जाए सर, विधायक कहता है कि ऐसा नहीं हुआ और पदाधिकारी का ऐसा होता है, दोनों में कोई एक सच्चा होगा क्या? कोई ऐसी समिति बनवाइए सर, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैंने कहा है कि मेरे क्षेत्र में बैसा में तार जर्जर है और वहां पर सही तौर पर विद्युत की सप्लाई नहीं हो रही है। RDSS योजना के तहत काम हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि बिजली के क्षेत्र में बड़ा काम इन्होंने किया है, लेकिन हमारा क्षेत्र हुआ कि RDSS में सर कटिहार और पूर्णिया को कंबाइंड टेंडर हुआ और हमारा क्षेत्र सबसे आने जाने में पिछड़ा है, नदी है, नाले हैं, पुल नहीं है, कोई ठेकेदार वहां नहीं गया सर। नतीजा ये हुआ कि राजीव गांधी के वो जब विद्युतीकरण था उसमें भी काम कम हुआ और अभी हमारे यहाँ काम नहीं हुआ है। माननीय मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जो रिपोर्ट दिया है आपके पदाधिकारी ने, मैं चैलेंज करता हूं कि गलत है सर, और वहां पर आज भी हमारा जो मोनीटोला है, पोखरिया है, घटारो है, गिरिया है, ये जो मनवारे है, हफनिया है, ये सब गांव में सर तार लटक रहा है सर। हादसा हुए सर, वहां पर गोस्तला में एक लड़की मर गई सर हमारी। जवाब तो सर जवाब ले लीजिए, भेज दीजिए, करवा देंगे। ठीक है सर, मैं माननीय मंत्री का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कहा कि लिखित पर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सरवर आलम, लेकिन सर प्लीज बैठ जाइए। सरवर आलम। अध्यक्ष महोदय, मुझे उत्तर प्राप्त हुआ है, पर उत्तर संतोषजनक नहीं है। इसमें मैंने पूछा था कि 2024 में ये PSC सेंटर से CSC सेंटर में करा दिया गया था, लेकिन उसकी जो व्यवस्थाएं होती है उसमें कोई भी उपलब्धता नहीं है। जिस तरह से CSC सेंटर में होना चाहिए, सिर्फ नाम बदल दिया गया है, लेकिन उसमें कोई भी उसके अनुसार, उनके अनुसार जो 6 विशेष डॉक्टर होना चाहिए, सर्जन होना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए, फिजिशियन होना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए और एक जो है बच्चे का डॉक्टर होना चाहिए, एनेस्थेसिया होना चाहिए, उसके अनुरूप कुछ भी उपलब्ध नहीं है कोचाधामन के। और ये कोचाधामन बहुत ही किशनगंज से लगभग 20 किलोमीटर अंदर है। माननीय मंत्री। माननीय सदस्य जो बता रहे हैं उसमें एक जानकारी के लिए कि 7 निश्चय 3 जो है उसमें 7 निश्चय 3 का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस क्रम में पूर्व से दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त 2 सैया के ICU, गहन एवं चिकित्सा इकाई, इस तरह से हड्डी रोग, नेत्र रोग, ENT कान, ये 7 निश्चय 3 के तहत होने वाला है। इसलिए माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वो प्रश्न का यही जवाब है, और जो मैंने आपको दिया है वह कोई कोचाधाम वस्तु स्थिति है कि कोचाधामन प्रखंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 30 सैया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उत्क्रमित कर नए भवन का निर्माण कराया गया है। आपकी जानकारी के लिए वर्तमान में उक्त अस्पताल में पदस्थापित 3 समान चिकित्सक, 1 दंत चिकित्सक, 1 एवं 12 कर्मियों द्वारा आम जनों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। विभागीय
राज्यादेश संख्या 550/10 दिनांक 11/4/2025 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के सुचारू रूप से संचालन हेतु पद सृजन किया गया है। चिकित्सा एवं अन्य कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर पदस्थापना की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही 7 निश्चय 3 अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। तो माननीय सदस्य को और क्या ठीक है, माननीय मंत्री से मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में जब अपग्रेड कर दिया गया तो अभी तक क्यों नहीं हुआ और अब कब तक कराएंगे? वहां पे आपका जो है एक्सरा जो है वहां पे अब तक डिजिटल नहीं हुआ है, वहां पे आपका ईसीजी का प्रावधान नहीं हो रहा है, वहां पे आपका जो है पुराना जो है अब तक एक्सरे है उसको डिजिटल करा दिया जाए। अब तक कब तक कराएंगे? 2000 आपने कहा है कि इसको अपग्रेड कराया जाएगा 7 निश्चय 2025-30 में, लेकिन जब ये 2024 में हो गया है तो इसको कब तक करा देंगे? वो बहुत ही इंटीरियर इलाका है जिससे लोगों की आए दिन मौतें हो रही है। उधर अगर कहीं घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वहाँ के लोग किशनगंज तक नहीं पहुँच पाते हैं और सबसे ज्यादा गायनेकोलॉजिस्ट को लेकर के वहाँ दिक्कतें हो रही है। टेक्नीशियन की आवश्यकता पड़ती है, डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है। और जो वर्तमान सरकार है, इस वर्तमान सरकार में जो नए मेडिकल कॉलेज खुले, आपके समय में 6 ही मेडिकल कॉलेज थे, उससे इतने बड़े बिहार में। माननीय मंत्री एक मिनट सुनिए। अब आपके जमाने में, आपके राज्य में मैं कह रहा हूं कि इतने अनुमंडल में स्वास्थ्य केंद्र नहीं थे। आज ये सरकार का देन है, सरकार का। महोदय मैं कहना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार जो सरकार का जो वादा है, जितना बिहार में सरकार का जो वादा है मैं उससे सहमत हूँ। सरकार जो काम कर रही है माननीय मंत्री, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा में मैं कह रहा हूं कि स्वास्थ्य सुविधा जो है उसको सुधारने की बात माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री की बातों को, इनका सुझाव जो आया है उसको दिखवा लीजिए, दिखवा करके जल्द से पूरा करवाइए। विषय तो नहीं है, आपने अनुमति प्लीज, बिना अनुमति के मत बोलिए। बैठिए। इस बात को प्रोसीडिंग में नहीं ली जाएगी। आप बैठिए। उनका सवाल है, आप पहले बैठे, अब बैठिए ना। पहले अनुमति दिया हमने है, आपको हमने अनुमति नहीं दिया है। अभी फर्दर उनका पूरक 2 हुआ है। माननीय मंत्री महोदय, आप बता दीजिए कब तक हो जाएगा? माननीय मंत्री से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि डिजिटल एक्सरे और सारी व्यवस्था अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था कर दी जाए। 7 निश्चय 3 के तहत सारी व्यवस्थाएं खड़ी होने वाली है। ठीक। और डॉक्टर को मोहम्मद फैसल रहमान हो जाएगा। आपका सुझाव सही है, सरकार ने संज्ञान में ले लिया है। विश्वास कीजिए जल्द ही पूरा करा लिया जाएगा। मोहम्मद फैसल रहमान। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था ढाका में ब्लड बैंक खोलने का। जवाब में आया है ब्लड स्टोरेज का व्यवस्था ढाका अनुमंडलीय अस्पताल में किया गया है, लेकिन अध्यक्ष महोदय वहाँ हजारों नौजवान ब्लड डोनेशन करना चाहता है, जिसको लेकर उसको मोतिहारी जाना पड़ता है, लगभग 30 किलोमीटर दूर। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां पे कलेक्शन यूनिट खोलने का विचार रखते हैं या नहीं। माननीय मंत्री, इसको स्थगित कर देते हैं। माननीय मंत्री, जवाब नहीं है? जवाब जी, वस्तु सुन लीजिए, जवाब है। वस्तु स्थिति है कि बेलागंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन मरम्मति योग्य है। इसके मरम्मति हेतु निर्माण एजेंसी BMSICL द्वारा प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। राज्य के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों के 4 दीवारी का निर्माण कार्य राशि की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध। ब्लड बैंक के बारे में है, ब्लड बैंक खोलने के बारे में है। एक क्वेश्चन जो है, माननीय मंत्री आप शांति बना रखिए, एक प्रश्न जो है ब्लड बैंक, माननीय मंत्री एक प्रश्न है ब्लड बैंक खोलने के संबंध में है।
इसको स्थगित किया जाता है। जवाब में आज भी भेद है इसका। ये लिखे हैं कि वस्तुस्थिति ये है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पलासी को 30 सैया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उत्क्रमित कर नए भवन का निर्माण कराकर संचालित किया जा रहा है। और बिहार सरकार की जो विभागीय चिट्ठी है कि 11/4/2025 के द्वारा जो CS है उसमें उसको भी फंक्शनल करा दिया गया है। जबकि सच्चाई ये है कि अभी हमारा वो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से बात हुई है, वो 6 बेडेड पहले से था। आज अगर वो 30 बेडेड का किया जा रहा है तो क्या वो फंक्शनल है? मंत्री जी दे दिए, कराया जा रहा है, नए बिल्डिंग बना करके कराए हैं आप, लेकिन वो फंक्शनल ही नहीं है। आज भी वहां पर 30 बेड लगा हुआ नहीं है। ये सभी जानकारियां गलत है। आप वहां प्रभारी से पूछ लीजिए, सिविल सर्जन से पूछ लीजिए, जहां पर हम लोग हैं पूछ के आते हैं, देखते हैं, कहिए तो हम उसको इससे जो है ना फोटोग्राफी करा देते हैं आपको। आज भी 6 बेड लगा हुआ है। माननीय मंत्री, विभागीय जांच कराएंगे और आप भी उसमें रहेंगे। हाँ, श्रीमती बेबी कुमारी, सरकार सहमत है, सरकार जांच कराएगी और कार्रवाई करेगी, आप भी रहेंगे। बना रखिए। संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। दिशा के बैठक में मैंने आवाज उठाया कि गया जिला में 24 ब्लॉक में नल है लेकिन जल नहीं, केवल कागज पर ही मौका मिलता है। जिलाधिकारी साहब ने बोले कि टीम गठित करते हैं, कहते हैं कि विपक्ष वाला हल्ला करते हैं। दोनों कमेटी को हम कहें कि टीम पक्ष और विपक्ष। अजय बाबू, हेल्थ के बारे बैठ जाइए। माननीय मंत्री, संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। बैठ जाइए। हम चाहते हैं के ग्राम पंचायत छठमा में स्वास्थ्य उप केंद्र छठमा स्वीकृति एवं संचालित है। उप पंचायत के ग्राम इगुना, तेतरिया एवं खैरा में भी स्वास्थ्य उप केंद्र स्वीकृत एवं संचालित है। साथ ही प्रश्नगत पंचायत के उपयुक्त स्वास्थ्य उप केंद्रों से लगभग 5-8 किलोमीटर की दूरी पर मंडलीय अस्पताल टिकारी भी संचालित है। स्वास्थ्य उप केंद्र छठमा के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए समाहर्ता गया से विभागीय पत्रांक 197/10 दिनांक 4/2/2026 द्वारा अनुरोध किया गया है। भूमि उपलब्ध होने पर विहित प्रक्रिया अनुसार राशि की उपलब्धता के आधार पर भवन निर्माण की स्वीकृति की जाएगी। माननीय 5 से 6,000 की आबादी है। हो गया। माननीय मंत्री ने कहा है 10 किलोमीटर टिकारी जाना पड़ता है। माननीय मंत्री सहमत है। हॉस्पिटल बने हैं वहां से 2 किलोमीटर है। माननीय मंत्री ने जिला समाहर्ता को पत्र लिखा है जमीन के लिए नंबर 1 जी डीएम साहब किया गया हुआ है और सरकार तैयार है। बता दीजिए कि कब वहां बनेगा। बताया तो उन्होंने एक बार बता। प्रमोद जी, जमीन गया है। प्रमोद बाबू, कब तक हो जाएगा पूरा? जमीन उपलब्ध है। उसमें कहा गया कि जैसे स्वीकृति मिलेगी नियमानुसार राशि की उपलब्धता के आधार पर जैसे राशि उपलब्ध होगा बना दिया जाएगा। इसी वित्तीय बजट में इसी वित्तीय बजट में उत्तर जो मिला है मैं उससे पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा है कि भवन जर्जर स्थिति में नहीं है, बस उसकी मरम्मत की आवश्यकता है। लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार मंत्री महोदय एक बार पुनः अवलोकन कराएं, क्योंकि मैं खुद जा कर के देखी हूँ भवन जर्जर स्थिति में है। वहाँ पे एक छोटे से कमरे में स्वास्थ्य व्यवस्था का संचालन हो रहा है। MBBS चिकित्सक नहीं है। पूर्व में वहाँ पर 2-2 MBBS चिकित्सक थे, लेकिन अभी नहीं है। उत्तर में लिखा है कि उधर आयुष चिकित्सक है, जिससे मैं सहमत हूँ, लेकिन हमें वहाँ पे 2 MBBS डॉक्टर्स की आवश्यकता है। मैं मंत्री जी से प्रश्न नहीं कर रही हूँ, मैं बस उनसे एक निवेदन कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और तब से मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को मंत्री के रूप में देखते आ रही हूँ, उनको स्वास्थ्य के प्रति काम करते हुए देखते आ रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जनहित में वो इसका निदान करे, क्योंकि अति आवश्यक है। 5 से 7 पंचायत इस हॉस्पिटल पर निर्भर करती है, जिसका साफ साफ मानना है कि 40 से 50 हज़ार तक के जो 40 से 50 हज़ार लोग हैं जो इस हॉस्पिटल से लाभान्वित होते हैं,
और मेरे पूरे विधानसभा के केंद्र में यह हॉस्पिटल है, जिससे कि अलग जो 2 प्रखंड है, घनश्यामपुर प्रखंड और अलीनगर प्रखंड, दोनों इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो इस पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का विशेष ध्यान रहे, यही मैं उनसे अनुरोध करना चाहती हूँ। उत्तर प्राप्त है। मैं माननीय मंत्री महोदय से सिर्फ इतना जानना चाहूँगा, मेरे प्रश्न में है कि जो लखनौर प्रखंड में CHC निर्मित है, उसी कैंपस में 20 शैय्या का प्रीफैब की एक भवन की निर्माण और की गई है, और माननीय मंत्री महोदय ने ही अपने उत्तर में CHC का भी जिक्र कर दिया है, इसलिए मैं उस CHC पे भी माननीय मंत्री से मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा। एक CHC का मानक क्या है अध्यक्ष महोदय? उसमें कितने चिकित्सक होने चाहिए, कितने ग्रेड A की नर्स होनी चाहिए, क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ये मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा। माननीय मंत्री अगले वित्तीय वर्ष में जो भी है वो सब पूरा कर लिया जाएगा। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं समझ सकता हूं कि मेरा मूल प्रश्न इतना है अध्यक्ष महोदय कि CHC हम सब जानते हैं कि एक प्रखंड का प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र है, और PHC को ही प्रखंड में अपग्रेड करके जब पुराना रेफरल अस्पताल का कंसेप्ट था, उसको CHC के तौर पर अब उसको निर्माण कराया जाता है। 30 बेड वहां पर आज भी ढंग से संचालित नहीं है, तो अतिरिक्त 20 बेड का निर्माण करा के 4 सितंबर 2024 को उद्घाटन करने का कोई औचित्य नहीं है। इन्हीं के उत्तर में दिया हुआ अध्यक्ष महोदय कि 2 चिकित्सक वहां पर उपलब्ध हैं, 2 में 1 मधुबनी में प्रतिनियुक्त हैं, यानी एक ही हैं, 1 वहां पर संविदा के डॉक्टर हैं और 1 दंत चिकित्सक हैं। जो CHC लखनौर के प्रभारी हैं अध्यक्ष महोदय, वही झंझारपुर PHC के भी प्रभारी हैं। उस परिस्थिति में जो लखनौर का हमारा CHC है, जैसे उदाहरण स्वरूप 16 A ग्रेड नर्स का वहां पर पद स्वीकृत है, 1 भी कार्यरत नहीं है, और पूरा प्रखंड लगभग 15 ग्राम पंचायतों का है, और पूरे 15 ग्राम पंचायतों के लिए एक प्रमुख CHC है जो लगभग 5 करोड़ की राशि से भी अधिक से निर्मित है। आज भी देखते हैं वो पीड़ा होती है कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दिया, लेकिन उस अनुरूप मानव संसाधन पर हमारा ध्यान नहीं गया है। और मेरा सिर्फ प्रश्न इतना है अध्यक्ष महोदय अंतिम, कि जब हम 30 बेड को फंक्शनल नहीं कर पाए हैं, तो ये जो 20 एडिशनल बेड बनाने का औचित्य क्या था? आज भी 1.5 वर्षों के बाद वो ताला लगा हुआ है, जंगल से वो घिर चुका है। मैं माननीय मंत्री महोदय से इतना ही आग्रह करूंगा कि जितने भी CHC हैं, विशेष तौर पर जो मेरा प्रश्न है लखनऊ प्रखंड का, उसमें CHC के मानक के अनुरूप मानव संसाधन, मेडिकल इक्विपमेंट्स, जांच की व्यवस्था, साथ ही साथ जो 20 शैय्या का प्रीफैब टेक्नोलॉजी से इन्होंने जो भवन निर्मित किया है, उसको सिर्फ ये फंक्शनल कर दें शीघ्र से शीघ्र। माननीय मंत्री। विभागीय राज्यादेश संख्या 550-10 दिनांक 11/4/2005 द्वारा मानक के अनुरूप पद सृजन किया गया है। चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर पदस्थापना की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही 7 निश्चय 3/2025-30 अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। वाला नहीं था इनसे। ये स्वीकृति आदेश CHC इनका कब फंक्शनल हुआ? अब ये जो पद सृजन इन्होंने 2025 के अप्रैल महीना का ये बता रहे हैं, CHC हमारा जब बना, ये जो पद सृजन की इन्होंने स्वीकृति कराई, तो वो CHC जो पूर्व से निर्मित है उसमें क्या करेंगे? ये जो पद सृजन है ये प्रीफैब के लिए इन्होंने किया है या CHC के लिए किया है? और जो CHC आज से 5 वर्ष पूर्व से निर्मित है, पद सृजन इन्होंने नहीं किया, तो वो भवन बनाने की इनको आवश्यकता नहीं थी। तो इसलिए स्वास्थ्य विभाग को ये आवश्यक है कि वो देखे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से के साथ साथ पैरेलली जो मानव संसाधन है उसको भी वहां पे प्रतिनिधित्व करने की साथ में इनको कार्रवाई करनी चाहिए। माननीय मंत्री। स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही सारी व्यवस्थाएं खड़ी होगी, नहीं तो हम सारी व्यवस्थाएं खड़ी कर दें और इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ है ही नहीं। इसलिए माननीय मंत्री प्रमोद बाबू।
कोई डिबेट नहीं। अंतिम मेरा विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष महोदय, मैं 5वीं बार का विधायक हूं झंझारपुर से। वर्ष 2022 से सीएचसी वहां पे फंक्शनल है भवन, आज लगभग अब 4 वर्ष होने को आ रहा है। कितना समय और लेंगे ये बता दीजिए। स्पष्ट है, माननीय मंत्री भी रहे उस दौर में, तो खुद मंत्री थे, लेकिन जहां तक इस पूरी व्यवस्था का मामला है 2025 में ही पद का सृजन हुआ है, इसको जल्द से जल्द भरा जाएगा, इसमें कहाँ दो मत है। 2023 में इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था मेडिकल कॉलेज खोलने का, और जमीन का जो हस्तांतरण हुआ, एक्विजिशन हुआ है 25 में हुआ है, और ये 2 साल लगे। इसी से संबंधित मेरा 2 प्रश्न है सर, 3 प्रश्न। एक ये कि सदर हॉस्पिटल जो है वहाँ सहरसा में, उसमें के पास 21 एकड़ ज़मीन है और एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। पहला पूरक ये है कि क्या सरकार तत्कालीन रूप से मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उस सदर हॉस्पिटल में खोलने की विचार रख सकती है कि नहीं? माननीय मंत्री। नंबर 1, जब आप समझ गए सर उनका, मैं समझ गया उनका वो फिर पढ़ देंगे वही वाला पढ़ देंगे उनको। दूसरा ये है कि सरकार कह रही है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हम इसको ओपन करेंगे। इससे कि ये कब टेंडरिंग प्रोसेस में जाएगा और ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मेथोडोलॉजी होगा, क्या होगा कि ऐसा तो नहीं कि हम पूरा संपत्ति लगा के एयरपोर्ट बना दें और किसी को दे दें, उस मॉडल पे तो नहीं होगा। ये तो हमारा ये कंसर्न है कि अगर पब्लिक पार्टनरशिप में ये जाएगा तो इसका बोझ क्या सहरसा के लोगों को वहन करना पड़ेगा, ये चीज़ को भी देखना पड़ेगा। पहला कि क्या मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें हो सकता है कि नहीं, पीपी मोड टेंडरिंग प्रोसेस कब में जाएंगे, और ये जो पीपी मोड का क्या होगा, मेथोडोलॉजी क्या होगा, वो हम जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री। जो माननीय सदस्य की चिंता है, सरकार की भी चिंता है। बगल में मधेपुरा के मेडिकल कॉलेज सरकार ने स्थापित किया, लेकिन आज के परिस्थिति में कई डॉक्टर्स को जब भी पदस्थापित किया जाता नहीं जाते हैं। इसके लिए आगे पॉलिसी भी बना रहे हैं कि हम सरकारी जो नौकरी करेंगे उनको हम किसी भी हालत में प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करने देंगे, इसकी पॉलिसी बन रही है। लेकिन जो चिंता है माननीय सदस्य की कि उसी जगह पर जहां सदर अस्पताल है, वो लोग उस जगह को हम लोगों ने पूरी तरह समीक्षा कराया था। मैं स्वयं भी उस जगह पर गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए थे। जिस जमीन पर बनना है, दोनों चीज़ों को देखा है। लेकिन इसके बावजूद यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो जरूर उसकी समीक्षा कराता हूं कि उस पर बनाया जा सकता है या नहीं बनाया सकता है, इसका एक रिपोर्ट मांगता हूं। दूसरा, जो पीपीपी मोड है, इसकी एक पॉलिसी हम बना रहे हैं, सरकार उसको तय करेगी। स्वाभाविक है, जैसे मैंने कहा कि मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में सारी व्यवस्था देने के बावजूद, सारे चीज़ों को देने के बावजूद वहाँ डॉक्टर नहीं रहते, वहाँ नहीं रहते हैं, बेतिया नहीं रहते हैं। तो वहीं से ये सोच भी आई है कि हमको पीपीपी मोड पर इसको आगे बढ़ाना चाहिए। हम जितना खर्चा लगाते हैं साल भर में, उतना खर्चा लगाने के बाद भी हमारे लोगों को सुविधा नहीं मिल पाता है। तो इसलिए पीपीपी मोड पर हम लोग विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। पॉलिसी जब आएगा तो जरूर माननीय सदस्यों को बताया जाए। श्री माध्यम से सरकार से करता हूँ। मोहम्मद कमरुल हुदा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार सहित पूरे राज्य के जन वितरण प्रणाली डीलरों को जुलाई 2025 से अब तक मार्जिन मनी का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया गया है। फलस्वरूप वे आर्थिक रूप से परेशान हैं। अतः मैं डीलरों को अविलंब मार्जिन मनी के भुगतान की मांग करता हूं। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत काला बलुआ पंचायत के फरियानी बैजनाथपुर गांव में फरियानी नदी है। फरियानी नदी से पनभरनी घाट है। पनभरनी घाट पर जो है कई वर्षों से वहाँ बैजनाथपुर गांव के जो है लोग पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं। महोदय, वहाँ जो है 2 बार वोट बहिष्कार भी कर चुके हैं, 2020 के विधानसभा में और 25 में भी। दरभंगा जिला अंतर्गत अलीनगर विधानसभा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की नई शिक्षा प्रणाली के तहत एक समग्र, समावेशी तथा मातृभाषा में शिक्षा के तर्ज पर
विलुप्त हो रही संस्कृति और मिथिलाक्षर को बचाने हेतु पंचायतों में मिथिलाक्षर केंद्र स्थापित करने हेतु मैं सरकार से मांग करती हूँ। बीपीएससी के वार्षिक परीक्षा कैलेंडर में टीआरई 4 का जिक्र नहीं होने से अभ्यर्थियों में भारी निराशा और आक्रोश है। अतः कंप्यूटर साइंस के 26,000 पदों को जोड़ते हुए कुल 1 लाख रिक्त पदों पर डोमिसाइल नीति के साथ टीआरई 4 का विज्ञापन तत्काल जारी करने की मांग सरकार से करता हूं। अख्तरुल इमान। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला बल के मेरे साथ प्रतिनियुक्त अंगरक्षकों को प्रतिनियुक्ति की स्थिति में कार्यस्थल के अनुसार मकान किराया भत्ता एवं शहरी परिवहन भत्ता का लाभ मुख्यालय पटना के अनुसार नहीं दिया जा रहा है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि मकान किराया भत्ता एवं शहरी परिवहन भत्ता मुख्यालय के अनुरूप दिया जाए। मोहम्मद सरवर आलम। अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखंड में एक भी खेल का स्टेडियम नहीं होने से हजारों ग्रामीण युवा अपनी प्रतिभा खो रहे हैं। युवाओं के शारीरिक विकास और खेल प्रोत्साहन हेतु मैं सरकार से यहां अविलंब आधुनिक स्टेडियम निर्माण कराने की मांग करता हूं। मोहम्मद मुर्शीद आलम। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत जोकीहाट प्रखंड के चकई ग्राम पंचायत अंतर्गत करहमना गांव परमान धार के दोनों किनारे बसा हुआ है। गांव के निकट उक्त धार में पुल नहीं रहने के कारण उक्त गांव का सड़क संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूटा हुआ है। उक्त धार में पुल निर्माण कराने हेतु मैं मांग करता हूं। गुलाम सरवर। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्र बाईसी, उप स्वास्थ्य केंद्र डगरवा, ये दोनों स्वास्थ्य केंद्र महोदय एक अनुमंडल में है और एक प्रखंड में है, और दोनों में जितना पद है उसके आधे पद में ही डॉक्टर बहाल है। उस आधे बहाल डॉक्टर में से भी केवल एक डॉक्टर कार्य पर है, बाकी लोगों को दूसरे जगहों पर प्रतिनियुक्त कर दिया गया है, जिसके वजह से वहाँ काफ़ी कठिनाई है। मैं जो दूसरे जगहों पर प्रतिनियुक्त है उसको वापस लाने की मांग करता हूँ। जो खाली पद है उस पर नए डॉक्टरों के बहाल के लिए मांग करता हूँ। और एक डॉक्टर। सर, मैंने ये जवाब मांगा था कि बिहार में हेल्थ पे कितने पर कैपिटा खर्च किया जाता है। सरकार से मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक जवाब अप्राप्त है महोदय। बिहार में हमारे पास जो जानकारी अवेलेबल है कि हेल्थ केयर पे 1,000 से पर कैपिटा खर्च किया जाता है पर एनम, और बिहार इस मामले में सबसे नीचे है महोदय, सबसे नीचे। इसके जब जब ये चीज़ें स्थिति पैदा होती है, IMR जो है बिहार का, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत बढ़ता है महोदय। आप देखेंगे कि हर एक PSC में लगभग 500 से महिलाएं प्रसव पीड़ा से आती हैं, और उसमें 90% महिला, लगभग 450 महिलाएं एनेमिक होती है, और ये लीड करता है कि जो बच्चे की मृत्यु दर है बिहार में सबसे ज़्यादा होता है। आप देखेंगे किसके वजह से, पॉपुलेशन टू बेड है उसकी संख्या बहुत कम, 1 लाख में मात्र 37 बेड है बिहार में, और डॉक्टरों की संख्या 21 है 1 लाख में। आप पूरा पूछ लीजिए जी। वही मैं ले रहा हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार आखिर इस पे क्या कर रही है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो होती है नागरिकों का बहुत बढ़ता है, और इस जब 1,000 से कम होता है, मात्र 701 रुपया है। जब यह स्थिति आती है, ये बोझ स्टेट फेल करता है, प्राइवेट सेक्टर बढ़ता है, और यही एक वजह है कि पेशेंट वहाँ जो हम लोग करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इसकी भारी कमी होती है। आप किशनगंज में जाइए, 40 मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट सैंक्शन है, मात्र 20 है। सरकार इसमें क्या कर रही है, हम जानना चाहते हैं। बैठ जाइए। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय,
वस्तुस्थिति है कि नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2023 में जो आंकड़ा प्रकाशित हुआ है वह नेशनल हेल्थ एस्टीमेट 2019-20 के आधार पर है, जिसमें गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर 18,000 क्या है, हाँ हाँ 8,470 करोड़ रुपया दर्शाया गया है, जो कि बढ़कर वर्ष 2024-25 15,428 करोड़ 1 लाख हो गया है। इस प्रकार खर्च में कुल 7,011 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। विदित हो कि वर्ष 19-20 में दवा मद में कुल 215 करोड़ 24 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जो कि वर्ष 24-25 में बढ़कर 758 करोड़ रुपये हो गया है। इस प्रकार दवा में बिहार सरकार का खर्च 2019-20 की अपेक्षा 3 गुना से ज्यादा बढ़ा है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2023 के प्रकाशित आंकड़ों में यह उल्लेख है कि बिहार का गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर GDSP का 1.5 प्रकाशित है, जबकि झारखंड का 1.2 प्रकाशित है, पश्चिम बंगाल का 1.1 प्रकाशित है। बिहार सरकार 7 निश्चय पार्ट 3 में प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र एवं जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हड्डी रोग, नेत्र रोग, कान एवं गला रोग के विशेषज्ञ के साथ फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य है। साथ ही जिला अस्पतालों में इंडोस्कोपी, कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी दवा के विशेष चिकित्सा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। उपयुक्त गतिविधियों से राज्य में प्रति व्यक्ति औसतन खर्च में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। और माननीय अध्यक्ष महोदय को पता होना चाहिए कि भारत सरकार भी 6,000 रुपया मातृ वंदना के तहत, माननीय सदस्य महोदय, हमको लगता है कि जो उस अनुपात में बढ़ा है, उस अनुपात में बढ़ा है। मुझे लगता है कि जो चीज मैंने सरकार से पूछा है, सरकार को ये बात समझ में नहीं आई। प्रमोद जी, जब पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो ये मानक होता है कि आपके विश्व बैंक में या आपका हेल्थ स्टेटस, हेल्थ प्रोफाइल नागरिकों का क्या है। आप ये जो ठीक उसी तरह का आप ये बता रहे हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 19 मरीज आता था, 11,600 कुछ आ रहा है। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो सरकार ने आपको कहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब पर कैपिटा इनकम जब यही मानक होता है हेल्थ प्रोफाइल का, हेल्थ स्टेटस का, और आप बता रहे हैं कि आपने क्या क्या किया। अगर आप ये करते ये हालत आज नहीं होती। आज आपको पता है कि जब डॉक्टर हमारे यहाँ नहीं है, ये सिर्फ पर कैपिटा जब एक्सपेंडिचर 1,000 से कम होता है तो ये सारी सिचुएशन होती है। हम डॉक्टरों को दोष दे रहे हैं वहाँ कि रेफर कर देता है। ये जो OAP की बात मैं कह रहा हूँ, जब आप अस्पताल में अब जाते हैं और वहाँ सुविधा नहीं होती है तो तुरंत रेफर करते हैं पटना, और ये जो एम्बुलेंस वाले बेच देते हैं पेशेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल में, और यहीं पे स्टेट होता है। ये डेट बढ़ाता है, हम लोग गरीबी में डूबते चले जाते हैं इसके वजह से। माननीय सदस्य ये जानना पूरा वही मैं कर रहा हूँ कि सरकार जो डाटा दिया है अभी, ये बताने में ये बिल्कुल लोग सक्षम हो रहे हैं कि पर कैपिटा खर्च कितना होगा, आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, बढ़ेगा, हम ये जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री इनको उपलब्ध करा दीजिएगा, अलग से नहीं है तब। हाँ माननीय मंत्री, इतना माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, सही बात है कि माननीय मंत्री ने उनके सभी प्रश्नों का जवाब दिया है। इन्होंने IMR की बात कही, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो की बात कही, तो मंत्री जी ने बताया है कि हम लोगों ने जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाएं आम लोगों के लिए बढ़ाई हैं, उससे न सिर्फ IMR जिसकी चर्चा कर रहे थे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो, MMR भी मैटरनल जो ये रेशियो है उसका में भी इम्प्रूवमेंट है। जो आप IMR की बात कहे थे वो बैठिए आप पूरी बात सुन लीजिए।
पहले 40 व्यक्ति माने 40 इन्फेंट प्रति 1000 डिलीवरी से अधिक हुआ करता था, और सरकार ने जब सुविधाएं बढ़ाई हैं तो IMR अब घट के 22-23 पर आ गया है। और जो चीज़ आपने स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च की बात कही, मंत्री ने तो स्पष्ट बता दिया है कि भाई जो हमारा GSDP है, पूरे स्टेट का जो खर्चा है उसमें जो हम आम लोगों के स्वास्थ्य पर खर्चा करते हैं वो 1.5% है। जो आप झारखंड किससे तुलना किए हैं उसकी भी चर्चा उन्होंने कर दी। उन लोगों से अधिक हम जो GSDP का खर्चा आम लोगों के स्वास्थ्य पर करते हैं। इसलिए महोदय, जो माननीय सदस्य की चिंता थी, सरकार उस पर पूरी तरह सजग है और सरकार को आम लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है और स्वास्थ्य के हर पैरामीटर पर यानी हर मापदंड पर हम लोग लगातार सुधार कर रहे हैं। यह हम बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं। इसमें आश्वासन दिया गया है माननीय मंत्री जी के तरफ से कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का मामला विचाराधीन है। यह बात जो आज मैंने इस प्रश्न में रखा है, ये हम जितने यहाँ सदस्य बैठे हुए हैं और जो लोग भी कार्यरत हैं आपको राज्य सचिवालय में चाहे अन्य जगहों पर, हमारे बगल के राज्यों ने कैशलेस सुविधा दे दी है। उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो। दिक्कत ये है, केंद्र में भी है। दिक्कत ये है कि यह जो अभी सरकार के तरफ से व्यवस्था है उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं। हम जांच कराते हैं तो हम वहाँ बहुत सी जगहों पर वहाँ कोई रसीद नहीं ले पाते हैं या कोई प्रूफ नहीं रहता है, और हम जो देते हैं उसके बाद उसकी जांच की जाती है। कोई मरीज हम हों या इसमें जितने लोगों को शामिल किया गया है वो अस्पताल में जाएं, दम तोड़ दें, उसके बाद कोई सुविधा मिले, इसका तो कोई तात्पर्य नहीं होता है। और मैं यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हुए हैं, इन्होंने कैशलेस सुविधा की बात कही थी और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है जब ये रेलवे मंत्री थे तो इन्होंने कैशलेस सुविधा भी देने का काम वहाँ पर किया था। तो आज ये इससे वंचित क्यों किया जा रहा है? माननीय स्वास्थ्य मंत्री यहाँ नहीं है, प्रभार में है, वो अपनी बात पूरी नहीं रख पाएंगे मैं जानता हूँ। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इस पर विचार करके और सरकार से कहें कि इस पर फैसला तत्काल ले लिया जाए। विचाराधीन है। क्या विचाराधीन है? ये आज कई वर्षों से विचाराधीन है। कब तक सरकार विचार करेगी? ये तो होना चाहिए ना। माननीय मंत्री, आप बताइए, जितने सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, प्लीज बैठिए। माननीय दे रहे हैं जवाब। नहीं, माननीय सदस्य ने जो आग्रह किया है पूरी तरह सरकार सहमत है और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश भी है, इसको करना है। मैं सहमत हूँ। CGHS में यदि सबकी सहमति होगी तो हमको कोई दिक्कत नहीं, राज्य सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो सुविधा अभी हम दे रहे हैं उससे अच्छा CGHS का सुविधा नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। मैं तो चाहूँगा आप लोगों का भी सहयोग मिले। मैंने 3 बैठक इसके लिए विशेष तौर पर किया है और आगे भी मैं चाहता हूं कि अच्छा सुझाव हमको मिले। मैं पूर्ण रूप से CGHS की मांग यदि करते हैं तो मैं तुरंत सहमत हूं, कल सरकार निर्णय ले लेगी। लेकिन कैशलेस की बात, उससे अच्छा सुविधा हम दे रहे हैं। हम कैशलेस से अधिक अच्छा सुविधा दे रहे हैं। एक प्रॉब्लम जरूर आता है कि हम एडवांस में हमको पैसा देना पड़ता है, तो राज्य सरकार ने यह व्यवस्था किया कि आपके माध्यम से हम एडवांस पैसा भी देते हैं। लेकिन अच्छा सुझाव आए, मैं जरूर माननीय सदस्य और कई वरिष्ठ साथियों से आग्रह करूंगा कि सुझाव दीजिए। इसको सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है, इसको करेगी। इसके बैठक बुलवा लीजिए प्लीज। हमारा सुझाव होगा माननीय मंत्री, एक बैठक बुला लीजिए 1 सप्ताह के अंदर में, और बैठक बुला कर आप सबको राय ले ली जाएगी। देखा जाए, सीधी बात है। एक मिनट, कैशलेस, उसके अलावा कोई डिमांड हम आपसे नहीं कर रहे हैं। अब बगल के राज्यों में किया गया है और आप और हमारी सरकार जो है
वो तो कई तरह की सुविधाएं लोगों को दे रही है और आप लोग भी दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन यह जो आप कहीं न कहीं घुमाने की बात कर रहे हैं, तो सरकार तैयार है। इसको नहीं घुमाया जाए, इस पर स्पष्ट रूप से सरकार कहे कि हाँ, कैशलेस की व्यवस्था सरकार करेगी। सरकार 1 सप्ताह के अंदर में बैठक बुला करके आप सदस्यों को बुला करके, आपसे उम्मीद है, अब आप सर बैठक की बात कर रहे हैं, ठीक है बैठक हो जाए। कई बैठकें हो चुकी, कई विचार हो चुके, अंतिम रहेगा बैठक। सीधी बात है कैशलेस, ये अंतिम बैठक रहेगा, रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग क्या होने राघवेंद्र बाबू बताइए, ये राघवेंद्र बाबू, राघवेंद्र प्रताप सिंह लड़ रहे हैं, अकेले राघवेंद्र प्रताप सिंह सारे लोगों के लिए लड़ रहे हैं। बैठ जाइए आइए आप लोग बोलिए। सरकार माननीय विधायकों की राय सहमत, सरकार माननीय विधायकों की राय सहमत है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है, विश्वास कीजिए 1 सप्ताह के अंदर बैठक बुला करके आप सबसे राय लेकर के जो चाहते कर दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, अध्यक्ष कुमार सिंह, अच्छा बोलिए, मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, क्या इसमें है? हो जाएगा, थोड़ा धैर्य रखिए, ये तो धैर्य रखिए ना, हो जाएगा। सिग्नेचर मानने के बाद विधानसभा उसको रिम्बर्समेंट के लिए वेरीफाई करती है। दिल्ली एम्स का एमडी मिलता है क्या? और दिल्ली एम्स का कैश रिसिप्ट रहने के बाद रिम्बर्समेंट नहीं करती है और सदस्यों को परेशान किया जाता है, तो इसमें समय क्या लेना है? सरकार यहाँ है, सरकार उत्तर दे इस पर, समय क्या लेना है? कैशलेस में बेईमानी कहाँ है हुजूर? कैशलेस में बेईमानी कहाँ है हुजूर? सारी बैठ जाइए प्लीज हुजूर, आप इसमें सरकार को, आप सबों की राय आ गई है, थोड़ा सा नहीं, मैं एक चीज स्पष्ट है, बिना अनुमति के वीरेंद्र भाई, अरे भाई वीरेंद्र प्लीज, सरकार खड़ी है, सरकार, अरे सरकार खड़ी जवाब के लिए पूरी तरह सहमत है। सुन लीजिए, राघवेंद्र राव, आपकी बात सुन लिया गया है, सुन लीजिए। माननीय मंत्री खड़े हैं, प्लीज माननीय मंत्री खड़े, पूरी तरह सहमत है। आग्रह, बैठ जाइए आप, अब वरीय सदस्य बैठ जाइए प्लीज, माननीय मंत्री खड़े हैं। माननीय सदस्यों की भावना से पूरी तरह सरकार सहमत। मैंने दो ही चीज कहा, कई राज्यों में इसको इंश्योरेंस मोड में लोगों ने किया है, वो इंश्योरेंस मोड में करते हैं। हमारे यहाँ कृषि के ऊपर हम लोगों ने इंश्योरेंस मोड में किया था, हमारा पेमेंट नहीं हो पा रहा था, तो इस पर ऑब्जेक्शंस क्रिएट हुए थे। लेकिन हम स्पष्ट हैं, हम पूरी तरह सहमत हैं। यदि माननीय सदस्यों की यहाँ पर सहमति है कि सीजीएचएस से करना चाहिए, सरकार करेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं।